हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज अर्थव्यवस्था से संबंधित 10 प्रश्न। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का 10 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेट 15। तो ये क्वेश्चन 2022 और एक आध क्वेश्चन 2023 का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण निर्धारण एजेंसी यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। ध्यान देना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होता है, ठीक है, ये रेटिंग का जो काम करता है या फिर इसको रेगुलेट करने का जो काम करता है, ठीक है, साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। तो ये सेबी द्वारा होता है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। एक जब गलत हो गया तो आंसर तो बी दिख ही रहा है। पर आईसीआरए नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो ये रेटिंग करने वाला बहुत सारे कंपनी होते हैं, बट इसको रेगुलेट करता है सेबी। तो उसमें एक यहाँ है ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। यहाँ केवल 2 और 3 सही होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ा गलत हुआ, उसको खाली देखते हैं, बाकी वो दोनों सही है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सेबी विनियमन 1999 के तहत इन्हें विनियमित करता है। आरबीआई बैंक और वित्तीय संस्थानों का नियामक है और वह इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग अपने विनियामक उद्देश्यों के लिए कर सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर इन एजेंसियों को विनियमित नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो आईसीआर लिमिटेड है, पहले इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक प्रमुख भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, जिसका अर्थ है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इस प्रकार है कि ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी पंजीकृत भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे है बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शायद ये क्वेश्चन हमने कभी भी और लाया होगा, इसको शायद पीएसआईआर में हमने ले लिया है। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा कुछ लग रहा है, इसलिए यहाँ भी देख लेते हैं। या फिर हम पढ़े होंगे तो ध्यान में रह गया होगा। आरबीआई के गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। तो ध्यान देना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो एक स्वायत्त संस्था होता है। इसके चेयरमैन का या जो नियुक्ति होता है वो सरकार करता है, ना कि आरबीआई के गवर्नर ही इसका चेयरमैन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है, तो ये सही है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में भी मदद करता है, तो ये भी सही है। यहाँ केवल 2 और 3 क्या है? सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर नहीं होता है। बीबीबी के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके पहले अध्यक्ष श्री विनोद राय, मतलब हो सकता भी नहीं हो, हम देखे नहीं। ठीक है, क्योंकि डेटा हो सकता है अपडेट नहीं हो। एक उदाहरण के तौर पे दे रहा है, बाद में भानु प्रताप शर्मा इसके अध्यक्ष बने, तो हो सकता भी ये भी ना हो। ठीक है, बीबीबी का प्रमुख कार्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर सरकारी अध्यक्षों के चयन के लिए सरकार को सिफारिशें करता है। तीसरा भी सही था कि नियुक्ति संबंधी कार्यों के अलावा बीबीबी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उनकी विकास रणनीतियों, पूंजी जुटाने की योजनाओं और प्रदर्शन प्रबंधन में सुधार लाने में मदद करने का भी कार्य सौंपा जाता है। यह बैंकों के शासन संबंधी मुद्दों पर भी सलाह देता है। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं।
तो परिवर्तनीय बॉन्ड ऐसा होता है जिसको स्टॉक के रूप में चेंज कर दिया जाता है, और स्टॉक के रूप में चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है, इसीलिए उसका जो बोल सकते हैं कूपन दर, ठीक है, वही कम ब्याज दर की बात कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड पे एक फिक्स ब्याज दर मिलता है तो उसको कूपन दर भी बोलते हैं, वो कम रखा जाता है। फिर इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या सामान्य स्थिति है जो फायदा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ऐसा कह रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये जो बॉन्ड जारी करने वाला है वो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर ऐसा करने वाला होता है, लेकिन ये ग्राहक के लिए इस तरह का कंडीशन पैदा होता है। यानी मान लेते हैं मुद्रास्फीति बढ़ रहा है तो क्या होता है, स्टॉक ये सब की भी कीमत बढ़ता है। उस स्थिति में क्या होते हैं, बॉन्ड वाली इक्विटी में चले जाते हैं और उसको फिर बेच देते हैं। तो ये मात्रा प्रदान करता है, ये सही है, ये दोनों सही होना चाहिए जहाँ तक लगता है, ये होना चाहिए। यहाँ पे दोनों सही, ठीक है, और है बहुत ज़्यादा है। तो जनरली वही समझिए कि बॉन्ड जो ये परिवर्तनीय बॉन्ड होता है, इसका उद्देश्य वही होता है, एक विश्वसनीयता भी पैदा करना होता है कंपनियों का, इस तरह से फ्लक्चुएशन को रखते हैं, ठीक है। तो जनरल भाषा में समझिए, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दूसरा है प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। तीसरा है संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कर भारत उपयुक्त में से किसका किनका सदस्य है, तो भारत अभी सारे का सदस्य है, ठीक है। जिस वक्त क्वेश्चन आया था उस वक्त भी था। तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसको AIIB बोलेंगे, भारत AIIB का एक संस्थापक सदस्य है, यानी जिस वक्त इसका स्थापना हुआ था 2016 में। करियर बैंक जनवरी 2016 में शुरू हुआ था, और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसलिए भारत इसका सदस्य है। भारत जून 2016 में इसमें भी शामिल हुआ, MTCR जिसको बोलेंगे शॉर्टकट में, ठीक है, का पूर्ण सदस्य बना है। ये 35 देशों का एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक समूह है। ये सब देश की जो सदस्य संख्या, ये सब अपडेट रहने की जरूरत है, इसलिए आप इसको खुद ध्यान दीजिए तो अच्छा रहेगा। करा जो मिसाइल मानव रहित वायु वाहनों और संबंधित प्रौद्योगिकी प्रसार को रोकने के लिए सहयोग करता है, इसलिए भारत इसका सदस्य है। फिर भारत को 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के साथ SCO का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। इससे पहले भारत एक पर्यवेक्षक देश था, यानी SCO का, संघाई सहयोग संगठन का। चलिए, भारत तीनों का क्या है, सदस्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। क्वेश्चन 2022 का है, ठीक है। तो हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, ये सही होना चाहिए, यानी कि विकास तो ये कर रहा है। पर वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये ध्यान देना है कि वहाँ कोई कम्युनिस्ट पार्टी करके वियतनाम के नाम से ही है, ठीक है। तो एक ही पार्टी है, बहुदलीय पार्टी नहीं है, यानी दो दलीय भी नहीं कर सकते हैं, तो दो गलत हो जाएगा। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी प्रतिपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान देने से जुड़ा है। तो उस वक्त के लिए सही था, अभी भी सही होगा। लंबे समय से वियतनाम के निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है, तो ये कारण भी सही था। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पाद सेवा सेक्टर वियतनाम में है, तो ये कहना गलत होगा। भारत ये सब में सॉफ्टवेयर ये सब में आगे है, और बहुत सारी चीज़ें भी आगे है। चाइना हो गया, जापान हो गया, उसके बाद ही ये है क्या, वियतनाम का स्थान आना चाहिए। तो ये 5 गलत हो जाएगा, 1 और 3 4 यहाँ पे क्या है, सही है। तो जो गलत है वो हम देखेंगे यहाँ पे कि वियतनाम एक समाजवादी गणराज्य है जिसका नेतृत्व वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, अच्छा यही नाम है बस, CPV करती है। यह एक दलीय राजनीतिक प्रणाली है, ना कि बहुदलीय। और वियतनाम की आर्थिक सफलता काफी हद तक निर्यात उन्मुख, ये ठीक है। 5वां क्या है गलती, वो देखते हैं। कर जबकि वियतनाम का डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, यह दावा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादक है। अतिशयोक्तिपूर्ण है, मतलब कि गलत है, ऐसा नहीं होना ही नहीं है, होना नहीं चाहिए, अलग बात है।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, चीन है। ठीक है, ये सभी देश शामिल हैं जिनके पास बहुत बड़े और अत्यधिक उत्पादक सेवा और ई सेवा क्षेत्र है। वियतनाम इस क्षेत्र में अग्रणी नहीं, सबसे ज्यादा अग्रणी की बात कर दी है, इसलिए गलत हो गया। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत की स्थिरता बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने और लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी आरबीआई की है। भारत सरकार और आरबीआई के बीच हुए मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते के तहत आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, साथ ही विकास को उद्देश्य को ध्यान में रखना है। आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और खुले बाजार परिचालन जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के बाद मूल्य स्थिरता को आरबीआई का स्पष्ट वैधानिक जनादेश बना दिया गया है, जिसके तहत एक विशिष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जनरली भारत का जो है फ्लक्चुएशन क्या रखा जाता है, एक बेस आधार पे 4% रखा जाता है, उससे 2% कम जा सकता है और प्रतिशत अधिक। कर विभाग 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखा जाता है। कर और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। कर विभाग उपभोक्ता अधिकारों, मानकों और मूल्य निगरानी संबंधित है, लेकिन ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित, अच्छा बाकी ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स वो होता है जिसे एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपया है, किसी और के पास 100 रुपया है, दोनों नोट देखने में तो एक जैसा, वैल्यू एक जैसा है, नंबर जो अलग रहे अलग बात है, लेकिन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो NFT की जगह पे मान लेते हैं NFT का वैल्यू सेम ही है, बट नंबर तो उसका अपना एक यूनिक कोड होता ही है, लेकिन एक दूसरे से वो एक्सचेंज नहीं होता है। तो नॉन फंजिबल टोकन्स इसी को बोलते हैं। और वह भौतिक प्रसंपत्तियों के अंकीय निरूपण या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं, मतलब सुविधाजनक बनाता है, आसान बनाता है। ठीक है, तो ये कथन तो सही है पहला। कर वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स है जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है और उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसीलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल। तो नाम ही में है इसका आंसर नहीं, व्यापार में उसको क्या है, विनिमय के रूप में यानी बार्टर सिस्टम के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामवादी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? क्या बोल रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त है औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामवादी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो आंसर है श्रम ब्यूरो। ठीक है, तो यह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक संलग्न कार्यालय है। श्रम ब्यूरो का मुख्य कार्य विभिन्न श्रम संबंधी पहलुओं पर डेटा एकत्र करना, संकलित करना और उसका विश्लेषण करना है। इसमें औद्योगिक विवाद, हड़ताल और तालाबंदी, समापन, छटनी और कामवादी जैसे विषय शामिल है। श्रम ब्यूरो नियमित रूप से इन विषयों पर रिपोर्ट और आंकड़े प्रकाशित करता है। यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी संकलित करता है। बाकी ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो चलिए, ये कुछ इकोनॉमिक्स से भी संबंधित है और इन्वायरमेंट से भी संबंधित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद जो है पारिस्थितिकी अनुकूली है, मतलब इको फ्रेंडली है और पर्यावरण रूप से ये उपयुक्त है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो उस वक्त ये चर्चा में रहा था, कभी कभी चर्चा में कभी भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चर्चा में आ जाता है तो फिर उसको किसी से पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन जानने की जरूरत है। ग्रीन वॉशिंग एक प्रकार का भ्रामक विपणन या जनसंपर्क है जिसमें कोई कंपनी या संगठन अपने उत्पादों, सेवाओं या नीतियों को वास्तव में जीतना है उससे कहीं अधिक पर्यावरण के अनुकूल या टिकाऊ या नैतिक दिखाने के लिए गलत या अधूरी जानकारी का उपयोग करता है, तो ये कहलाता है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, बाकी परिभाषा इससे संबंधित नहीं है, इसलिए उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधिकारिक संरचना निवेश न्यासों, इक्विटी
अच्छा, इनविटी पढ़ने से अच्छा है उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। INVITS में जमा या डिपॉजिट से हुई ब्याज क्या है, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है। कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। तो ध्यान देना है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जो जमा है उस पे जो ब्याज मिलता है या फिर लाभांश मिलता है, दोनों जो है इसमें से पहले कोई एक जो था ना, कर लाभांश तो कर योग्य था, ब्याज शायद कर योग्य नहीं था, बट अब सब पे कर लगाया जाता है। ठीक है, और जिस वक्त ये क्वेश्चन था उस वक्त भी ऐसा ही था। इस कारण से पहला क्या है, कथन गलत है। अरे वित्तीय परिसंपत्तियों को परभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन INVITS को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। तो ये कथन भी क्या है, सही है। अच्छा, हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, इसको आप और अपने अनुसार डिटेल से देख लीजिएगा तो बेहतर होगा। तो कल देखते हैं ज्योग्राफी से 10 प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन ज्योग्राफी के 10 प्रश्नों के साथ। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।